हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज एक और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है। दोस्तों ये आपकी थ्योरी की क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों आप इनके नोट्स बनाते चलिए और बार बार रिवीजन में लाइए। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू क्लास लीजिए, कंटिन्यू नोट्स बनाइए, कंटिन्यू एमसीक्यू सोल्व कीजिए। एग्जाम आपके नियर बाई है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। आपका एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, आपको एक भी दिन बेकार या व्यर्थ नहीं गंवाना है दोस्तों। कंटिन्यू आप बने रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलनी है। देखिए दोस्तों, आज के इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। दोस्तों आप स्टे पॉजिटिव सोचिए आप, और बिल्कुल वर्क हार्ड करते रहिए आप। और आपको जो भी वर्क हार्ड कर रहा है साथ में उसको आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको नोट्स को प्रॉपर बार बार रिवीजन में लेना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, जिससे क्या हो आपको कम समय में आप ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकें और अच्छे से समझ के पढ़ें। दोस्तों ये आप मेहनत करेंगे स्टे पॉजिटिव, तो ये आपको अलग ही खुशी महसूस कराएगी। दोस्तों एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी और आप सिलेक्शन ले पाओगे। आज की इस शानदार क्लास रहने वाली है आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, तो आप इनके नोट्स जरूर बनाइए। और एग्जाम में आपको यहाँ से 100% प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, तो कंटिन्यू आपको इसके नोट्स बनाना है। आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है ये क्लास, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साबित रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं हम। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोस्तों, मरीज जब अस्पताल में भर्ती रहता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है, तो आपको ये याद रखना है। ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी मरीज में ब्लड डिसऑर्डर रहते हैं तो उस दौरान ब्लड की कमी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। और डिलीवरी के दौरान महिला का जो ब्लड लॉस होता है उस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। और किसी कारण एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा की वजह से अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ज्यादा बह गया है तो उस मरीज में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। तो उस दौरान हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो नर्स को कौन से इंडिकेशन, कौन से क्वेश्चंस आपको याद में रहने चाहिए जिनको अस्पताल में आपको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस दौरान सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो ब्लड को, तो आपको विशेष कौन सी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, उससे पहले आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आप इनके नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड लगाते हैं तो आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले ही हम बात करें, इंसर्ट एन आईवी लाइन। मरीज आपका अस्पताल में भर्ती है, आपको उसको ब्लड लगाना है, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है आईवी लाइन, मरीज की आईवी लाइन लगी हुई है कि नहीं, कैनुला लगा हुआ है कि नहीं। तो आप मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के उपयोग में 18 से 19 गेज आईवी निडल उपयोग में लेंगे। इंपोर्टेंट दोस्तों, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने नंबर के कैनुला की जरूरत पड़ती है, तो 18 नंबर गोज, 18 गेज के कैनुला का यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोग में लेते हैं दोस्तों। और यह कैसे कलर का होता है, आपको याद रखना है, यह ग्रीन कलर का होता है। 18 नंबर का जो कैनुला रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। विशेष है दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले आप आईवी लाइन रेडी करेंगे, 18 नंबर के गॉस कैनुला उपयोग में लेके यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लाएंगे। मरीज की आईवी निडल की साइज रहती है 18 गॉस। ठीक है दोस्तों, रन इट विथ नॉर्मल सेलाइन की वेन ओपन रेट, जब मरीज में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको रन इट विथ नॉर्मल सेलाइन, सबसे पहले जो आपने आईवी लाइन इंश्योर की है तो उसे एनएस पुश करके देखेंगे कि वो है सही लगी है कि नहीं। आपको देख लेना है कि जो कैनुला आपने लगाया है वो सही लगा है कि नहीं। प्रॉपर नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करेंगे आप 5 से 5 ml, 3 ml की सिरिंज में एनएस भरेंगे और पुश करके देखेंगे कि आपकी आईवी लाइन सही है, आराम से पुश हो गई है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट आपको विशेष क्या याद रखना है, यूज लार्जेस्ट कैथेटर पोर्ट अवेलेबल। आपको हमेशा ये विशेष याद रखना है, आपको लार्जेस्ट कैथेटर पोर्ट अवेलेबल का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों,
इंपॉर्टेंट है। बिगन द ट्रांसफ्यूजन स्लोली, जब हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तीन मेन इंपॉर्टेंट विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो आपका एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है और नर्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यहाँ पर देखिए, जब आप ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी मरीज में लगा रहे हैं, तो उस दौरान आपको स्लोली लगाना है उस ब्लड को, एकदम से नहीं लगाना है। सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट मोस्ट क्रिटिकल, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब हम मरीज को ब्लड इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो 15 मिनट तक आपको मोस्ट क्रिटिकल साइन एंड सिम्टम ऑब्जर्व करना है, मरीज को अकेला नहीं छोड़ना है। जब आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया है तो 15 मिनट तक आपको मरीज के पास रुकना है और वहां पर साइन एंड सिम्टम चेक करने हैं, और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई सी रिएक्शन तो नहीं हुई है, इसका आपको ऑब्जर्व करना है दोस्तों। चलिए, वाइटल साइन आर मॉनिटर्ड एवरी 30 मिनट, फर्स्ट 1 आवर। जब आप मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा रहे हैं तो आपको 30 से 1 आवर में आपको मरीज है उसके आपके वाइटल साइंस चेक करने हैं आपको, क्योंकि किसी भी दौरान मरीज को एकदम से ठंड लग सकती है, कोई सा भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए, आफ्टर 15 मिनट द फ्लो कैन बी इंक्रीज अनलेस अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैज अकर्ड। देखिए दोस्तों, आफ्टर 15 मिनट द फ्लो कैन बी इंक्रीज, आप 15 मिनट बाद आप फ्लो रेट को बढ़ा सकते हो। 15 मिनट में अगर कोई सी रिएक्शन होनी है तो हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा फ्लो रेट मेंटेन करके रखना है। इसके बाद आप आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। डॉक्यूमेंट द क्लाइंट टॉलरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट, आपने जो मरीज को ब्लड चालू किया है उसको सारे चीजों को आपको डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करके रखना है कि मरीज को कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप चालू है, आपने क्रॉस मैचिंग की है कि नहीं, कितने टाइम पर आपने मरीज को ब्लड चालू किया है, कितने टाइम में आपको मरीज को लगाना है, आपने ब्लड कंसेंट लिया है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको टॉलरेट करनी है और आपको उनको डॉक्यूमेंट करना है आपकी फाइल में। ठीक है दोस्तों, आपको कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं जब आप मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले आपको विशेष बात क्या याद रहनी चाहिए, हमेशा एक रजिस्टर्ड नर्स ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकती है, कभी भी अस्पताल में फ्रेशर नर्स ब्लड नहीं लगाती है, एक एक्सपीरियंस और रजिस्टर्ड नर्स ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकती है। ओनली नॉर्मल सलाइन कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद ब्लड, जब ब्लड लगाते समय अगर कोई सा क्लॉट जम गया है, ब्लड नहीं जा रहा है अंदर, ठीक है, तो उस दौरान आप पुश करने के लिए सिर्फ ओनली एनएस का ही उपयोग करेंगे, इसके अलावा कोई भी सलाइन का उपयोग नहीं करेंगे। हमेशा एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। टाइप एंड स्क्रीन एंड अक्रॉस मैच आर गुड फॉर 72 आवर। दोस्तों, किसी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप का पता करेंगे और क्रॉस मैचिंग करके देखेंगे कि मरीज को कौन सा ब्लड ग्रुप मरीज को लगाना है, क्रॉस मैच करके ए पॉजिटिव लगाना है या ए नेगेटिव मरीज को लगाना है। तो आपको ए नेगेटिव ए पॉजिटिव एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो आपको मरीज को क्रॉस मैच करना है, आपको हमेशा ब्लड मरीज का कौन सा ग्रुप है और हम कौन सा ब्लड ग्रुप का पाउच लेके आए, कौन सी यूनिट है हमारे पास, तो आपको दोनों को क्रॉस मैच कर लेना है, मिलान कर लेना है कि हाँ मरीज का भी ए नेगेटिव है और जो हमारी यूनिट की थैली या पाउच हमारे पास जो ब्लड की है एक यूनिट की, तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मरीज का नाम मेंशन है कि नहीं, इस सारी चीजों का मिलान आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट विशेष आपको ध्यान रखनी है। 30 मिनट फ्रॉम द टाइम यू रिसीव्ड इफ फ्रॉम द ब्लड बैंक टू द टाइम यू इंफ्यूज, जब आप आपके मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो तो 30 मिनट पहले ही आप उस ब्लड को मंगा के रख लेंगे और आप उसको 30 मिनट तक मरीज के बॉडी सरफेस एरिया से चिपका के रखेंगे, या जब तक वो, जैसे ही आप ब्लड बैंक से जो ब्लड यूनिट की हम मंगाते हैं तो वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। एकदम से मरीज को आपको ठंडा ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, उसे 30 मिनट तक बॉडी सरफेस एरिया पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ब्लड टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, ये विशेष आपको याद रखना है। 4 आवर ऑल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज,
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो एक यूनिट ब्लड नर्स लगा रही है तो 4 घंटे में आपके मरीज को लग जानी चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इफ यू सस्पेक्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर मरीज में एकदम से ठंड लगने लगती है या कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो आप इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई रिएक्शन आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले आप ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन को रोकेंगे इमीडिएटली, उसके बाद आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों आपको ये सारी चीजें फैक्ट्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप किसी मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं तब। देखिए दोस्तों, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का आप कैसे पता करेंगे मरीज में जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया है तब। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज एन एडवर्स रिएक्शन दैट हैपन एज अ रिजल्ट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके उसी दौरान होने वाले रिएक्शन को हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन से साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन हुई है? दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइम पर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होती है तुरंत जब आपने ब्लड चालू किया, एकदम से मरीज में चिल्स, डायफोरेसिस, एक चेस्ट पेन, रेसेस, हाइव्स, ईचिंग, स्वेलिंग, रैपिड थ्रेडी पल्स, डिस्निया, कफ एंड वीजिंग, इस प्रकार के सिम्टम मरीज में देखने को मिल रहे हैं एकदम से ब्लड लगाने के बाद, तो यह होने वाली रिएक्शन इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। आपको इस दौरान एकदम से ब्लड को रोक देना है और आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होगा? इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड टू रैपिड फॉर द पेशेंट टू टॉलरेट। यहाँ पर नर्स ने एकदम से मरीज को ब्लड इंसर्ट कर दिया है या रैपिडली मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, तो उस दौरान आपको जो लोड ओवरलोड कंडीशन देखने को मिलेगी उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटिव ओवरलोड। इससे होगा क्या? मरीज में कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, हेडेक और हाइपरटेंशन, मतलब बीपी बढ़ जाएगा एकदम से, टेकीकार्डियक कंडीशन, बाउंडिंग पल्स, डिस्टेंडेड नेक पेन और बीजिंग, ये सिम्टम मरीज में देखने को मिलेंगे। अगर आप एकदम से इंक्रीज फ्लोरेट, आपने एकदम से फ्लोरेट बढ़ा दी और ब्लड आपको 4 घंटे में लगाना था, आपने 2 घंटे में ही लगा दिया, तो इस दौरान आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड आपके मरीज में देखने को मिल सकता है। तो आपको जो समय दिया गया है उतने ही समय में मरीज को आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है और ना ही कम समय लेना है। मरीज को आपको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, मरीज को कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, उससे बार बार आप देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। सेप्टिसीमिया क्या होता है? जब आप ब्लड लगा रहे हैं दोस्तों, ब्लड दैट इज कंटामिनेटेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपने ब्लड मरीज को इन्फ्यूज किया है वो पहले से ही इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड ब्लड आप आपके मरीज को लगाते हैं तो उस दौरान हुए इन्फेक्शन को हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड को आप मरीज में इंसर्ट कर रहे हैं, वो पहले से ही कंटामिनेटेड है विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मरीज में इन्फ्लेमेशन करेगा, ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो उस दौरान मरीज में रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स, हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन, शॉक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हम सेप्टिसीमिया की पहचान इस प्रकार करेंगे। एक कंडीशन रहती है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड कब होता है? जब कॉम्प्लिकेशन दैट अकर इन द क्लाइंट यू रिसीव मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों आप जब मरीज में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट तक मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस दौरान चांसेस रहते हैं आयरन ओवरलोड के। ठीक है दोस्तों, तो आपको मरीज को आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा आप डॉक्टर यहाँ पर विटामिन सी टेबलेट प्रिस्क्राइब करता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। साथ में कैल्शियम टेबलेट प्रिस्क्राइब करता है जो क्या करता है? आयरन को बाइंड करके रखता है। दोस्तों तो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है, आयरन को ओवरलोड को बचाने के लिए विटामिन सी और कैल्शियम प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। और जब आप 2 से 3 यूनिट मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसको आयरन ओवरलोड होने के चांसेस रहेंगे। तो आप उसका पता कैसे करेंगे कि मरीज में आयरन ओवरलोड हुआ है? मरीज को वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, हाइपोटेंशन, अल्टर्ड हेमेटोलॉजिकल वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो इस दौरान आप आयरन ओवरलोड की कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के हुए रिएक्शन को हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, जो साइन एंड सिम्टम के आधार पर आप अलग अलग मरीजों में इसकी पहचान कर सकते हो। साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ओवरऑल हम बात करें, फास्ट हार्ट रेट मरीज में देखने को मिलेगी,
ईचिंग और अर्टिकेरिया स्किन रेशेस मरीज में देखने को मिलेंगे, बीजिंग, डिस्निया, टेकिपनिया मरीज में देखने को मिलेगी, एंजाइटी, फ्लशिंग फीवर, बैक पेन मरीज में एकदम से स्टार्ट हो जाएगा जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, उसके बाद ये मरीज में रिएक्शन देखने को मिलेंगी। अगर मरीज में एकदम से रिएक्शन देखने को मिल रही है तो नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आपको विशेष फॉलो करनी है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है और इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नर्सिंग एक्शन टू अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो नर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी बेस्ड किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले नर्स स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, जो ट्रांसफ्यूजन चालू है ब्लड का उसको रोकेगी। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेगी, चेंज द आईवी ट्यूबिंग डाउन टू द आईवी साइड। आप क्या करेंगे, आईवी जो आईवी ट्यूबिंग है उसको चेंज करेगी आईवी साइड को। सेकंड प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, कीप द आईवी ओपन नॉर्मल सलाइन, और क्या करेगी, वो जो आपको आईवी चालू है उसको नॉर्मल सलाइन पुश करके दोबारा से उसको क्या करेगी, कीप चालू करके रखेगी, लेकिन ट्रांसफ्यूजन को रोक देगी। ट्रांसफ्यूजन आपके मरीज में नहीं लगाना है, अभी जरूरत पड़ सकती है, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकेशन तो उसको मेडिकेशन लगाने के लिए आपको आईवी ओपन रखना है और नॉर्मल सलाइन भी रेडी करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आप उसे पुश करके आईवी ओपन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी डॉक्टर आएगा, इमरजेंसी हुई है तो आपको दवाई लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नोटिफाई द हेल्थ केयर एंड ब्लड बैंक, आप सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकेंगे, आईवी लाइन प्रिपेयर करके रखेंगे, कीप आईवी ओपन। ठीक है, उसके बाद नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप सब इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे और ब्लड बैंक वालों को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेगी नर्स, डू नॉट लीव द क्लाइंट अलोन, मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइन, कंटिन्यू टू असिस्ट द क्लाइंट। उस दौरान रिएक्शन होने के बाद आपको मरीज को अकेले छोड़ के नहीं जाना है, कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है, और क्लाइंट के वाइटल साइन आपको मॉनिटर करने हैं। दोस्तों, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले नर्स को सबसे पहले पता रहना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यूनिट हम लगा रहे हैं तो कितने गॉज का कैनुला उपयोग में लेंगे, आईवी लाइन इंश्योर करनी है। उसके दौरान आपको जब ब्लड चालू करते हैं तो क्रॉस मैचिंग आपको कर लेनी है, सही पेशेंट को आपको सही ब्लड ग्रुप लगाना है, और 15 मिनट तक आपको वहीं पर रुकना है कि कोई सी ब्लड रिएक्शन तो नहीं हो गई है। ठीक है, यह हमेशा रजिस्टर्ड नर्स लगाती है। हमेशा ब्लड लगाने से पहले आपको ब्लड कंसेंट ले लेना है, उसके पेशेंट को बता देना है, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, ये सारी विशेष आपको बातें ध्यान रखनी है। आप 4 घंटे में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कम समय नहीं लेना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, होने वाली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, कौन से रिएक्शन मरीज में देखने को मिल रहे हैं। अगर इस प्रकार के सिम्टम आपको मरीज में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकेगी, फिर उस आईवी ट्यूब को चेंज करेगी, फिर आईवी लाइन को इंश्योर करके रखेगी कि वो चालू है कि नहीं। उसी दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर देगी, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के आने तक आप मरीज के वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे और कंटिन्यू असेसमेंट करते रहेंगे, अकेला छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों, कौन से इंडिकेशन होते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रही, आप इनके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद 2 से 3 बार इसको रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको एक दिन सफलता मिलेगी। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, बने रहिए आप इसी चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।